हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं संदीप जहांगीर, पारस एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज अपन जो पारस एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पीवाईक्यू सीरीज चल रही थी, उसमें केमिस्ट्री का पार्ट अपन सोल्व करेंगे। 2024 का जो एग्जाम हुआ था उसके जो जो क्वेश्चन है उसको अपन सोल्व कर रहे हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन जो है वो अपन देखते हैं। संक्रमण धातु आयनों का रंग किसके कारण होता है? तो ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आया हुआ है आपके डी ब्लॉक से। और डी ब्लॉक के साथ साथ अपन ये भी कह सकते हैं कि उत्सर्जन संयोजक यौगिक से जो चैप्टर है उससे जुड़ा हुआ है। तो संक्रमण धातु आयनों का रंग किसके कारण है? तो ये रंग आप ये देख सकते हैं कि जो डी ब्लॉक होता है उसमें आप सीएफटी सिद्धांत पढ़ते हैं, उत्सर्जन संयोजक यौगिक। डी ग्लूकोज होता है उसमें कितने कक्षक होते हैं? 5 होते हैं। और इन 5 कक्षक जो है वो दो भागों में क्या हो जाता है, ये विभाजित हो जाता है। एक तो कौन सा होता है बेटा? T2G होता है। एक अपना कौन सा होता है? Eg होता है। अब कोई इलेक्ट्रॉन अगर T2G में है और वो अपनी ऊर्जा अवशोषित करके Eg में जाता है, तो Eg में जाएगा और वापस अगर ऊर्जा का ह्रास करके वापस अपने T2G कक्षक में आता है, तो इस प्रकार से अपने पहले ऊर्जा का अवशोषण करेगा और बाद में ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि ऊर्जा के उत्सर्जन जो करेगा, तो जो ऊर्जा जो जिस रंग देते हैं वो पूरक रंग दिखाई देता है। अब वो पूरक रंग दिखाई देते हैं तो अपन कह सकते हैं कि वो रंगीन होगा। कब होगा? जब उसमें क्या होंगे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। पहली कंडीशन यही है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तभी वो अपनी ऊर्जा का अवशोषण करके उत्तेजित हो सकता है। अब अपन देख सकते हैं कि इसमें आंसर क्या होगा। तो डी और एस संक्रमण तो नहीं है, एस एस संक्रमण भी नहीं है, एस और डी संक्रमण भी नहीं है। तो कौन सा संक्रमण है? ये डी डी संक्रमण। कैसे कि T2G है ये भी डी कक्षक है, Eg है वो भी डी कक्षक है। डी से डी में जा रहा है, इसका नाम क्या रखा गया? डी डी संक्रमण। या अपन कह सकते हैं इसको और क्या नाम दे सकते हैं? T2G Eg संक्रमण। ओके, तो अपना आंसर क्या हो गया? डी डी संक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, समय के विरुद्ध log a माइनस एक्स का प्लॉट एक सीधी रेखा है, ये इंगित करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने log a माइनस एक्स कौन से ऑर्डर पे पढ़ा था? तो k इक्वल आपने पढ़ा था 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस एक्स। तो इस तरीके से ये कौन से ऑर्डर की है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से ऑर्डर की है? फर्स्ट ऑर्डर की। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, समन्वय यौगिकों के वर्णन के सिद्धांत के अनुसार। अब वर्णन सिद्धांत है वो उपसंयोजक यौगिकों के लिए दिया गया था। अब उपसंयोजक यौगिक के सबसे पहला सिद्धांत वर्णन ने दिया था और वर्णन ने यह बताया कि कोई भी यौगिक है वो जब भी बनता है तो उसमें जो दो प्रकार की संयोजकताएं होती है, एक होती है प्राथमिक संयोजकता, एक होती है द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता है वो जो अपनी प्राथमिक संयोजकता होगी, तो प्राथमिक संयोजकता यानी कि प्राइमरी जो वैलेंसी है वो ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होती है। और आपको ये पता है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? आयनीकरण होता है। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट एक होता है सेकेंडरी वैलेंसी यानी कि द्वितीयक संयोजकता, और वो किसके बराबर होती है? कोऑर्डिनेशन नंबर के। तो अपन कह सकते हैं कि जो प्राथमिक संयोजकता है वो तो आयनीकृत होती है और सेकेंडरी वैलेंसी अनआयनीकृत होती है। ओके, तो इसमें अपना जो आंसर है वो क्या हो सकता है? समन्वय यौगिकों के वर्णन सिद्धांत के अनुसार प्राथमिक संयोजकता आयनीकरण योग्य होती है। तो अपना आंसर यही हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी है वो ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, सल्फर के साथ रबड़ को गर्म करने की प्रक्रिया को जाना जाता है। अब रबड़ की ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। आपको पता है कि रबड़ है वो ईविया ब्रेसिलियंसिस पेड़ से प्राप्त होता है, उसके लेटेक्स से प्राप्त करते हैं। लेकिन वो जो लेटेक्स से रबड़ प्राप्त करते हैं वो अपन सीधा डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसमें तन्य सामर्थ्य नहीं है, तन्यता कम होती है। एक प्रकार से उसकी यूज एफिशिएंसी अगर बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं कि उसमें तिर्यक बंध का निर्माण करते हैं। और तिर्यक बंध निर्माण कब होगा? जब उसको सल्फर के साथ क्या करते हैं? रबड़ को गर्म करते हैं। और रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करेंगे तो उस जो प्रक्रिया है वो आपकी क्या कहलाएगी? वल्कनीकरण। वल्कनीकरण प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, दो विकिरण E1 तरंग दे रहे हैं 800 नैनोमीटर, A2 तरंग दे रहे हैं 400 नैनोमीटर की तुलना कीजिए। तो आपको ये एनर्जी
और करंट दे दे उसके बारे में। तो आपको ये पता है कि ऊर्जा जो होती है वो समानुपाती होती है किसके, आवर्ती के। अब आवर्ती का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि आवर्ती जो होती है वो किसकी इक्वल होती है, तो एफ सी बाई लेमडा। तो अपन क्या कह सकते हैं कि एनर्जी और लेमडा एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो अपन इसका फॉर्मूला अगर अपन बढ़ाएं तो फॉर्मूला कैसे बन सकते हैं, तो अपने E1 अपॉन E2, ये लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1। लेमडा 1 की वैल्यू क्या थी इसने 800 नैनोमीटर, लेमडा 2 की वैल्यू की है 400 नैनोमीटर। तो अपने पास क्या आ जाएगा 1/2। तो E1 जो है वो इक्वल हो जाएगा E2 इक्वल हो जाएगा किसके, 2E1 के। तो ये अपना आंसर कौन सा ऑप्शन होगा, E1 2E2 E2 2E1। तो ये थर्ड ऑप्शन। तो इस तरीके से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस साइड में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम संख्या होगी। तो आपको इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। अब अगर अपन Fe की बात करें तो Fe कितने पे आता है 26। तो इसका आर्गन 3d6 4s2, ये तो Fe का है। अपने को Fe+2 का करना है। Fe+2 का अगर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर्गन 3d6 और 4s0। अब आपको ये इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के बाहर चलेंगे। अब d6 की अगर अपन बात करें तो d6 में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो d क्रॉस के अंदर कितने कक्षक होते हैं, 5 कक्षक होते हैं इस प्रकार से 1 2 3 4 5 और ये 6। तो Fe+2 की अगर अपन देखें तो इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। नेक्स्ट अगर अपन बात करें Fe+3 की, तो Fe+3 में कितने हो जाएंगे, इसमें तो 4 इसमें 5, एक और निकल जाएगा। नेक्स्ट CO+2 की ओर देख लेते हैं, कोबाल्ट कितने में है 27। तो ये आर्गन 3d7 4s2 +2 निकालेंगे तो ये d7 और d के अंदर आपको पता है d ऑर्बिटल जो है 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें कितने हो जाएंगे 3। तो CO+2 में 3। नेक्स्ट है CO+3, तो एक इलेक्ट्रॉन और निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कितने हो जाएंगे 4। तो इसने पूछा है कि सबसे कम संख्या किसमें है, तो आप आंसर दे सकते हो CO+2। ओके, तो इस तरीके से अपना थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके कारण डाइमर बन जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। कैसे, इसके अपन स्ट्रक्चर अगर अपन बढ़ाएं तो R C डबल बॉन्ड O OH, इसी तरीके से R C OH डबल बॉन्ड, ये आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और ये किसका निर्माण कर लेते हैं, डाइमर का। और ये जो डाइमर बनता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, इस बॉन्ड को अपन क्या नाम देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। इस OH और इस OH के बीच में ये जो बॉन्ड बन रहा है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है, और ये दो के बीच में बन रहा है और दो के बीच में पड़ता है तो इसको अपन नाम क्या देते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। दो के बीच में, दो यौगिकों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड, अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध। नेक्स्ट अगर अपन बात करें दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, दही में कौन सा, तो लैक्टिक एसिड। ओके, नेक्स्ट एमाइड बॉन्ड वाला जैविक उर्वरक क्या है, तो आपको पता है कि एमाइड एक प्रकार का किसमें, कौन से उर्वरकों में पाया जाता है, यूरिया में। यूरिया का फॉर्मूला आप जानते हो NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। इस तरीके से ये यूरिया, इसको कार्बेमाइड भी बोलते हैं, और कार्बेमाइड है तो एमाइड आ रहा है, तो इस तरीके से एमाइड बॉन्ड वाला जो बॉन्ड है जैविक उर्वरक क्या है, कौन सा रहेगा, यूरिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बात करें संक्रमण धातु सबसे सक्षम उत्प्रेरक उनकी किस संपदा के कारण बनाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि डी ब्लॉक एलिमेंट है वो संक्रमण तत्व कहलाते हैं, और संक्रमण तत्व ही काम में आते हैं किसमें, उत्प्रेरक के रूप में। जितनी भी अभिक्रियाएं अगर आप पढ़ते हो तो उसमें ऑलमोस्ट जितने भी रिएक्शन है उसमें जो कैटालिस्ट है, कैटालिस्ट किस लिए कौन से यूज होते हैं, आपके डी ब्लॉक के तत्व। और डी ब्लॉक के तत्वों को अपन क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व। क्यों है ऐसा, क्योंकि उसमें आपको पता होना चाहिए संक्रमण तत्व में क्या पाई जाती है, ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है।
कई ऑक्सीकरण अवस्था। अब कई ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब ये है कि उसमें परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है, और परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था के कारण दूसरा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था होगी तो वो संकुल बना सकता है, और इस तरीके से अपना जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। ठीक है, तो कई ऑक्सीकरण अवस्था या परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था को अपनाने और कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है? दूध का सफेद रंग आपको पता है किसके कारण होता है, केसिन, के एसिड प्रोटीन होती है उसके कारण दूध का सफेद रंग। प्राथमिक एमीन के साथ क्रिया कराने पर एसिड एनहाइड्राइड देते हैं, तो प्राथमिक एमीन है वो एसिड एनहाइड्राइड के साथ, अभी आपको बताया था यूरिया उर्वरक, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, एमाइड। प्राथमिक एमीन एमाइड का निर्माण करते हैं किसके साथ, उनके एनहाइड्राइड के साथ। नेक्स्ट, प्राकृतिक खाद्य रंग है। प्राकृतिक खाद्य रंग कौन से हैं, जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, केरोटीन। तो प्राकृतिक खाद्य रंग है वो है केरोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, जब सोडियम को पानी की थोड़ी मात्रा में गिराया जाता है तो ये आग पकड़ लेता है। सही बात है कि अपने जानते हैं कि क्षार धातु है वो बहुत क्रियाशील होती है, और वो वायु या जल के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेती है, विस्फोट के साथ क्रिया करती है। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या जलता है, तो इसका जो आंसर है वो कौन सा, सोडियम H2O H2NaOH। तो आपको पता है इसमें ये तो ऑप्शन हो नहीं सकते, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, H2। तो अपना सोडियम को अगर इसमें गिराया जाता है तो H2 जलता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें दे रखे बेटा, फर्स्ट जो है एक सहज प्रक्रिया यानी कि स्वतः प्रक्रिया के लिए डेल जी नकारात्मक होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि डेल जी जो होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। नेगेटिव होगा तो वो सहज प्रक्रिया होगी, स्वतः। पॉजिटिव होगा तो असत्य, और नेक्स्ट अपने पास है जीरो, तो उसका मतलब होता है शामिल। तो ये सही बोल रहे हैं, नकारात्मक है तो ये सहज प्रक्रिया है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तापीय धारिता, एंट्रोपी, तापीय धारिता को उष्मा धारिता भी कह सकते हैं। एंट्रोपी मुक्त ऊर्जा, आदि अवस्थाएं चर अवस्थाएं परिवर्तित होती है, तो इसका मतलब ये सही है। एक सहज प्रक्रिया प्रकृति में प्रतिवर्ती होती है, तो ये प्रतिवर्ती होती है, ये गलत है, क्योंकि ये सहज प्रक्रिया अपन ने नाम सहज बोल दिया, स्वतः प्रक्रिया बोल दिया। नेक्स्ट और देख लेते हैं, किसी इकाई की सभी प्रकार की ऊर्जा का योग उसकी आंतरिक ऊर्जा कहलाती है, ये भी सही है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड, क्योंकि इसने सही नहीं पूछा है, क्योंकि कोई भी निकाय है, निकाय के अंदर जितनी भी ऊर्जाएं होती है उन ऊर्जाओं का योग जो है वो आंतरिक ऊर्जा के बराबर होता है। नेक्स्ट, CO CO2 और CO3 माइनस 2 घटती आवर्त लंबाई का सही क्रम। तो आपको पता है सबसे ज्यादा लंबाई किसकी होती है, सबसे ज्यादा लंबाई होती है आपके सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड और फिर ट्रिपल बॉन्ड। तो लंबाई का सही क्रम पूछे तो पहले तो इनके बारे में देख लेते हैं कि अपने पास एक तो कार्बोनेट है, तो कार्बोनेट आपको पता है कि इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट CO2 देख लेते हैं, इस तरीके से CO2 की स्ट्रक्चर होती है। CO देख लेते हैं, CO जो है वो इस तरीके से। तो आपको पता है कि एक प्रकार से घटती लंबाई, इसमें तो डबल बॉन्ड है, इसमें आप देख सकते हो एक प्रकार से ट्रिपल बॉन्ड की तरह कार्य कर रहे हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड तो सबसे कम हो जाएगा, फिर डबल बॉन्ड, अब इसमें सिंगल बॉन्ड भी है, ठीक है, और रेजोनेंस है एक प्रकार से। तो इसका मतलब यही क्रम हो जाएगा, सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, कार्बोनेट, फिर CO2, फिर CO। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, CO3 माइनस CO2 और CO। तो इसके स्ट्रक्चर से अपन डायरेक्ट इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अम्लीय मिट्टी का पुनर्ग्रहण किसके द्वारा किया जाता है। तो अम्लीय मिट्टी आपको पता है चूना यूज करते हैं अपन अम्लीय मिट्टी के अंदर, चूना। कौन सा नाइट्रोजन चक्र का हिस्सा नहीं है, तो नाइट्रोजन चक्र आप पढ़ते हो बायो में भी, एग्रीकल्चर में भी, उसमें आपने देखा होगा कि उसमें अपन कौन कौन से स्थिरीकरण पढ़ते हैं, फिर अमोनीकरण पढ़ा जाता है, स्थिरीकरण भी पढ़ा जाता है, नाइट्रिफिकेशन यानी कि नाइट्रिफिकेशन पढ़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का विमुक्त होना ये नहीं पढ़ा जाता। तो इसका मतलब नाइट्रोजन चक्र का ये हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस उपसहसंयोजक यौगिक का आकार टेट्राहेड्रल होगा। अब टेट्राहेड्रल कब होगा, आपको पता है टेट्राहेड्रल जो है
वो sp3 संकरण जब होता है, sp3 VBT के अनुसार अपन कहते हैं कि sp3 जो होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, यानी कि टेट्राहेड्रल कब होगा, जब sp3 संकरण होगा। और sp3 संकरण कब होगा, जब आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो, 4 और प्लस ट्रिपल लिगेंड होना चाहिए, तभी अपन कह सकते हैं। तो अपन देख सकते हैं इसमें PTCl4, इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, PTCl4 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, लेकिन ये पर्पल लिगेंड है, ये नहीं हो सकता। NiCl4 पर्पल लिगेंड है, Cl, ये भी नहीं हो सकता। NiCl4 ये ध्रुवल लिगेंड है, तो ये हो सकता है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, 4। तो ये पीटी के अंदर नहीं होता, ओके, क्योंकि इसमें 0, एस के अंदर 0 है, तो जो भी निकलेगा वो कहां से निकलेगा, डी के अंदर से निकलेगा। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, 4। नेक्स्ट अपने पास है बीएन की संरचना किसके समान है, ये भी एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। बीएन जो है वो बेंजीन के समान होता है, बोरोन नाइट्राइड बोलते हैं इसको। हाइड्रोजन की जगह इसमें, कार्बन की जगह इसमें और क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, इसलिए इसका नाम है बोरोन नाइट्राइड, और इसमें बेंजीन के समान होता है। एक कार्बनिक यौगिक का ओजोनोलाइसिस उत्पादों में से एक के रूप में फॉर्मेल्डिहाइड निम्न की उपस्थिति की पुष्टि करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए ओजोनोलाइसिस जो है, ओजोनोलाइसिस वो जैसे डबल बॉन्ड है, इसका ओजोनोलाइसिस करेंगे तो एक ऑक्सीजन इस साइड, तो अपने पास ये फॉर्मेल्डिहाइड का पाएगा जब इसमें एक कार्बन है, तो जिसमें एक कार्बन है वो देख सकते हो, 2 एथाइनिलिक में कितने कार्बन हो गए, 2, ये नहीं हो सकता। एक विनाइल में स्ट्रक्चर क्या होती है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये विनाइल बोल सकते हैं इसको, और विनाइल है तो इसका मतलब यही अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड ओजोनोलाइसिस करेंगे तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, विनाइल समूह। नेक्स्ट और देख लेते हैं आइसोप्रोपाइल, तो जिसमें 3 कार्बन है तो ये भी नहीं हो सकता। एसिटिलिन 3 कार्बन आ गया तो ये भी नहीं हो सकता, तो अपना आंसर कौन सा है, विनाइल समूह। नेक्स्ट बात करें आदर्श गैस के ऊर्ध्वस्व विस्तार में, तो आप जानते हो आदर्श गैस है वो आंतरिक ऊर्जा के बराबर होती है, कार्य उसमें किया गया कार्य, तो अपने आंसर देख सकते हो, कार्य ये आंतरिक ऊर्जा है और इसमें कार्य आंतरिक ऊर्जा बराबर होती है, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट है किसी इलेक्ट्रॉन के वेग में अनिश्चितता क्या होगी, जब इसकी स्थिति में अनिश्चितता होगी 1000 एंगस्ट्रॉम। तो आपको मैं इसके लिए फॉर्मूला बता देता हूं, आप इसको कैलकुलेट करना और कमेंट करना कि कौन सा आंसर होगा। जैसे किसी इलेक्ट्रॉन के वेग में अनिश्चितता, तो आपको पता है कि एक हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत दिया गया था, जिसमें डेल एक्स डॉट डेल पी इक्वल दिया था h/4 ये बराबर भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकता है। फिर इसको मॉडिफाई किया गया v m डेल v इक्वल h/4, फिर इसको मॉडिफाई किया गया कि डेल एक्स जो है डॉट डेल v इक्वल h/4 m। तो आप जानते हो कि डेल एक्स का मतलब स्थिति में अनिश्चितता, डेल v वेग में अनिश्चितता, h मतलब प्लांक नियतांक जिसकी वैल्यू होती है 6.6 into 10 to the power -34, 4 पाई 3.14 होता है। m इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा है तो m कितना है इसका 9.1 10 to the power -31 kg। तो इस तरीके से सभी का कैलकुलेट करोगे, अपना आंसर किससे मिलेगा, डेल के बराबर क्या हो जाएगा, x का 6.6 into 10 to the power -34 जूल सेकेंड। नेक्स्ट बात करें तो डेल v की वैल्यू दे रखी है इसने, डेल x की स्थिति में अनिश्चितता दे रखी है 1000, और फिर बात करें अपने 4 पाई की वैल्यू है 3.14 और m की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे अपन 9.1 into 10 to the power -31। तो इस तरीके से आप सोल्व करोगे तो चेक करना आपका आंसर कौन सा है और कमेंट करना, ओके। नेक्स्ट नाइट्रोजन की आयनन एंथैल्पी ऑक्सीजन से अधिक होती है। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन, जैसे नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का क्या होता है COH 2H2 2p3 और ऑक्सीजन का क्या होता है 2H2 2p4। अब इन दोनों की अगर अपन बात करें तो 2H2 2p3 है ये अर्धपूरित है, और अर्धपूरित जो होता है
वो क्या होता है, ज्यादा स्थायी होता है। तो ये स्थायी है, और स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, मतलब आयनन इनपुट ज्यादा होगा। तो अपने आंसर क्या हो जाएगा, आगे द्रव्य की अतिरिक्त स्थिरता या स्थायित्व, तो अपना फर्स्ट। नेक्स्ट बात करें डीएपी उर्वरक का रासायनिक सूत्र क्या है। तो डीएपी का नाम ही आप जानते हो, डाई अमोनियम फास्फेट। तो जिसमें डाई अमोनियम है वो देख सकते हो, इसमें नहीं है डाई अमोनियम, इसमें भी नहीं है डाई अमोनियम। नेक्स्ट बात करें तो डाई अमोनियम NH4 डाई अमोनियम है, फॉस्फेट भी है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा थर्ड। इसमें भी नहीं है डाई अमोनियम, तो अपना आंसर कौन सा है, थर्ड, तो डाई अमोनियम फॉस्फेट। नेक्स्ट निम्नलिखित ब्रोमाइड पर विचार करें। तो इसमें निम्नलिखित ब्रोमाइड पर अगर आपको विचार करना है तो इसमें निम्नलिखित ब्रोमाइड पर विचार करें तो अपने ए बी और सी दे रखें। तो आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं इसलिए वापस से कर देता हूं इसमें, एक मिनट। जैसे इस तरीके से ये दिया, ये डबल बॉन्ड और ये दिया, तो आप देख सकते हो इसमें ब्रोमाइड पर विचार करना है। और SN अभिक्रियाशीलता का सही क्रम क्या है, तो आप जानते हो बेटा कि इसमें SN क्रियाशीलता है वो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड जो होता है उसके ही होता है। क्यों, क्योंकि कार्बोकेटाइन यही ज्यादा स्टेबल होते हैं, जो जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उसी के अकॉर्डिंग ही आंसर निकालते हैं। तो आप देख सकते हो कि इसमें क्रम पूछा है, तो ये कितनी डिग्री है, 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है। अब 1 डिग्री तो सबसे कम हो जाएगा ए, अब 2 डिग्री में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो आप देख सकते हो कि इस 2 डिग्री में कोई रेजोनेंस नहीं है, लेकिन इस 2 डिग्री से कार्बोकेटाइन जो बढ़ेगा यहाँ पे उसमें रेजोनेंस है, और रेजोनेंस है तो इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल होगा, और ज्यादा स्टेबल होगा तो इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा, ये सबसे ज्यादा क्रियाशील है, तो ये बी, और इसमें क्या आ जाएगा सी, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। तो क्रियाशीलता का क्रम आपको ध्यान रखना है, तो जितना ज्यादा कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही ज्यादा इस रिएक्शन को करेगा, तो इसमें अपना आंसर है वो सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट फिनोल ब्रोमीन पानी के साथ सफेद ऑक्साइड किसके गठन के कारण देता है। तो आपको पता है कि ये अपने पास क्या है, फिनोल है, और ये जो फिनोल है वो फिनोल रिएक्शन करता है बेटा Br2 यानी कि ब्रोमीन जल के साथ, तो ये क्या बनाता है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापना विक्रिया बनती है Br और Br। तो इसका अपन नाम देखें तो 1 2 3 4 5 और 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 4 6 ट्राइब्रोमो फिनोल, तो ये अपना आंसर। नेक्स्ट चलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में फिनोल और क्लोरोफॉर्म के बीच अभिक्रिया, तो अभी आपको बताया तो फिनोल जो है वो एक प्रकार से क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करेगा, तो रायमर्टिमान अभिक्रिया, और ये इसमें आती है इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया के लगातार इस्तेमाल मिट्टी को बनाती है, तो आपको पता है कि यूरिया एमाइड उर्वरक है और ये अम्लीय उर्वरक होता है, और अम्लीय उर्वरक होगा तो वो अम्लीय बनाएगा, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा अम्लीय। नेक्स्ट एल्डिहाइड और कीटोन समामेलित जस्ता एवं सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया के उपरांत हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, यह अभिक्रिया किसके रूप में जानी जाती है। तो आपको पहले पता होना चाहिए, इसमें जो बोला है वो लिख लेते हैं। ये अपने पास क्या है, कार्बोनिल यौगिक है, इसकी रिएक्शन करवानी है आपको जिंक के साथ, और Hg समामेलित जस्ता Hg हाइड्रोक्लोरिक यानी कि HCl, ये आपने अभिक्रमक कहीं ना कहीं देखा होगा, और ये अभिक्रमक कब यूज होता है, कौन सी रिएक्शन में होता है, तो क्लीमेंसन, और क्लीमेंसन होता है तो अपना आंसर इसमें क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बनाएगा, हाइड्रोकार्बन बनाएगा, तो क्लीमेंसन अपचयन, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा सेकंड। तो इस तरीके से अपने सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि हाइड्रोजन परमाणु की आयनीकरण ऊर्जा 13.6 है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इस निम्नतम अवस्था में अग्नि उच्च अवस्था में उत्तेजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा लगभग होगी। तो ये सिंपल सा आप देख सकते हो, इसको इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं। सबसे सिंपल यही है कि आप हाइड्रोजन के सभी कोषों की ऊर्जाओं का पता होना चाहिए, और ऊर्जा कैसे निकालते हैं, -13.6 Z² अपॉन N²। N का मतलब कोष की संख्या, Z का मतलब
परमाणु क्रमांक, इससे कैलकुलेट करोगे तो ये पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, चौथा कोष, तो 5 कोष तक आपको एनर्जी पता होनी चाहिए। पहला जो कोष है उसकी एनर्जी आपको पता होनी चाहिए 13.6, सेकंड की होती है 10.2, फिर 5.6। तो अपने को तो दो की चाहिए क्योंकि प्रथम और द्वितीय दे रखा है इसमें, उत्तेजित अवस्था 13.6 ही दे रखी है। तो इन दोनों के बीच का जो अंतराल है इसको कैलकुलेट करना है। अब बीच का अंतराल कैसे कैलकुलेट होगा कि इन दोनों को माइनस करोगे, ये माइनस में है, माइनस करोगे तो इसमें कितना आ जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरीके से अपने दोनों एनर्जी का गैप कैलकुलेट करके इस आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड आप इसमें क्वेश्चन को फॉर्मूला बेस्ड यानी कि दोनों के एनर्जी निकालोगे पहले, फिर उसको कैलकुलेट करोगे, तो इस तरीके से आप लेंथ हो जाएगी। किस हाइड्राइड में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो कौन सा हाइड्राइड है जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो आप देख सकते हो NH या इन्हीं का ये नहीं हो सकता है, CH3 में भी नहीं है, नेक्स्ट CH4 में भी अष्टक यौगिक है ये, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा सेकंड आवर का ये B2H6। अब ये जो B2H6 है ये क्या बनाना बॉन्ड बनाता है एक प्रकार से, ये B, ये X और X, ये B, ये X और X, इस तरीके से। अब इसमें B2H6 है तो ये किस तरीके से बॉन्ड बनता है इसमें, जैसे B, ये X, इस तरीके से ये बॉन्ड। तो आप इसमें देख सकते हो कि ये इसमें B2H6 BH3 और BH3 B2H6 के फॉर्म में होता है, डाइमर बनाते हैं। BH3 जो होता है उसके अंदर कितने हैं, ये कभी भी स्टेबल नहीं होता क्योंकि इलेक्ट्रॉन यूनियन की हो गया, ये BH3 है वो 3 + 3, इसमें कितने 6 इलेक्ट्रॉन। अब जब ये B2H6 फॉर्म में होता है तभी ये स्टेबल रहता है, तो अपने आंसर कौन सा देगा B2H6। नेक्स्ट, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो आप ये जान सकते हो एग्रीकल्चर स्टूडेंट हो तो करनाल हरियाणा। CH3 CH2 CH2 Br का यूपीएससी नाम, तो इसका अगर यूपीएससी नाम देखें तो पहले इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जैसे CH3 CH2 Br। अब अगर अपन देखें इसमें तो ये चेन हो जाएगी 1 2 3 4। अल्फाबेट से इसका नाम लिखेंगे, अल्फाबेट में पहले कौन आएगा ब्रोमो, ये है मिथाइल, तो पहले कौन आएगा ब्रोमो, तो 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लुईस समूह के रूप में बोरॉन एलाइड की शक्ति का घटनाक्रम है, तो बोरॉन एलाइड की शक्ति का घटना जो क्रम है किस तरीके से होगा देखो आप, तो अपने देख सकते हैं कि सबसे बड़ा आकार किसका है, एक क्लोरीन दे रखा है, एक दे रखा है आपको क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। सबसे बड़ा आकार किसका है Br का, जिसका जितना ज्यादा बड़ा आकार होगा बॉन्ड लेंथ है वो उतनी ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी तो जल्दी टूटेगा, तो एक प्रकार से Br- Cl- H- बनेगा। तो अपन इसमें ऑर्डर अगर अपन देखें तो इसका ऑर्डर हो जाएगा Br3 BCl3 और Bf2, तो इसका आंसर है सेकंड। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा सेकंड, Br3 BCl3 और Bf2, क्योंकि परमाणु के आकार के अकॉर्डिंग आप इसको आंसर दे सकते। नेक्स्ट है यूरोपियम यौगिक द्वारा दिखाया जाने वाला सामान्य उष्ण अवस्था, तो आपको ये पता है कि यूरोपियम जो होता है वो F ब्लॉक का एलिमेंट है और F ब्लॉक के एलिमेंट जो है वो +3 शो करते हैं, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा +3 यानी कि सेकंड आंसर। नेक्स्ट, संतुलित वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा, तो आप सभी जितनी भी गैसेज हैं उनका पता होना चाहिए, जैसे 78 दे रखे हैं तो ये किसका है नाइट्रोजन का, 21 या 20.9 भी लिख सकते हैं। अगर ऑप्शन में इस तरीके से आए 20.9 तो वो भी सही होगा, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें HCl2 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं पूछा है। इससे उच्च तापमान पर F2 और Xe, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है Xe,
F2 और Xc ओके के बीच सीधी अभिक्रिया, तो सही बात है। जिनोन और फ्लोरीन को अगर आपस में सीधा डायरेक्ट ग्रहण करोगे तो ये बढ़ेगा। X2 क्षारीय हाइड्रोलिसिस प्रक्रिया के उपरांत O2 और जिनोन देते हैं। हाइड्रोलाइसिस है तो आप जानते हो O2 और Xc देगा। Xc2 एक शक्तिशाली अपचायी कारक है। Xc2 में 2 बंध जोड़े और 3 एकांकी इलेक्ट्रॉन, ये भी सही है, 3 एकांकी इलेक्ट्रॉन उपस्थित है क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसने पूछा है सही नहीं है तो कौन सा हो जाएगा? थर्ड। तो अपना आंसर है वो थर्ड हो जाएगा, ठीक है, जो कि रॉन्ग है। बाकी ये स्टेटमेंट है वो सही है। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा लिगेंड किलेशन नहीं दिखाएगा? किलेशन का मतलब होता है किलेट वल्य, और किलेट वल्य जो कब बढ़ाता है? किलेट वल्य बहुदंतुक लिगेंड का, बहुदंतुक लिगेंड जो होते हैं वो किलेट वल्य बढ़ाते हैं। और बहुदंतुक लिगेंड में जैसे द्विदंतुक, त्रिदंतुक, चतुर्दंतुक, पंचदंतुक, षटदंतुक, तो जिसमें एक दंतुक होगा वो अपना आंसर हो जाएगा। जैसे इसकी बात करें तो ये तो कौन सा है? हेक्साडेंटेड यानी कि षटदंतुक है। ये बाइडेंटेड है यानी कि द्विदंतुक है। एथेन 1,2 डाइएन ये भी बाइडेंटेड है। और एससीएन ये क्या होता है? मोनोडेंटेड, और मोनोडेंटेड है यानी कि एक दंतुक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो ये 4। तो इस तरीके से अपने 2024 में जो भी क्वेश्चन आए हैं उनको अपन ने सोल्व आउट किया। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।